सौभाग्य है कि आज श्री हितेंद्र शर्मा जी, जो साहित्य कला संवाद हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सदस्य व संपादक हैं, हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः उनका अभिनंदन करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विद्यालय में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन हिंदी विभाग द्वारा किया गया है। तो इससे पूर्व ये हिंदी कवि सम्मेलन का आगाज किया जाए, मैं श्री संजीव खदैर जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मुख्य अतिथि श्री हितेंद्र शर्मा जी को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। अब मैं मंच के संचालन के लिए श्रीमती अनुजा, हिंदी की अध्यापिका को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को। आज की इस दोहावली और कविता गोष्ठी में मैं अनुजा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों को अपनी भाषा व इसकी विविध विधाओं की ओर आकर्षित करने व जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को करना हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आशा करती हूँ कि आप सभी कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे और इन नन्हे कवियों को प्रोत्साहित करेंगे। कवि और कायनात के बीच एक जंग जारी है, कवि और कायनात के बीच एक जंग जारी है, लेकिन कलम आज भी पूरी कायनात पर भारी है, लेकिन कलम आज भी पूरी कायनात पर भारी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं कार्यक्रम के मंच संचालक आर्या और मानव को मंच पर बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की परती, मन ही की परती। इसी दोहे के साथ मेरा आप सभी को हार्दिक नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, अन्य अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आर्य महल और मैं मानव उमरान, हम आप सभी का दोहावली एवं हिंदी कविता गोष्ठी सम्मेलन में स्वागत करते हैं। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से अनुमति लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए, तो दुख काहे को होए। इसी दोहे के साथ हम हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमारी पहली प्रस्तुति दोहावली से करेंगे, जिसके लिए मैं सिद्धार्थ और उसके साथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
चाहेगा कौन, 9 महीने को में रख पाएगा कौन, उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा कौन, ममता से यूं सहलाएगा कौन, प्यार से लोरी सुनाएगा कौन, माँ तुझसे बढ़कर मुझे चाहेगा कौन, माँ तुझसे ज्यादा अहमियत मुझे दे पाएगा कौन, प्यार से लोरी सुनाएगा कौन, मेरे मन की बातें भला तुझसे बेहतर समझ पाएगा कौन, मेरी सारी उलझनों को अपनी समझकर सुलझाएगा कौन, माँ तुझसे बढ़कर मुझे चाहेगा कौन। धन्यवाद। आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी। हिंदी है अधिक पवित्र, हिंदी है अधिक पवित्र, सुनो सुनो मेरे सभी मित्र, सुनो सुनो मेरे सभी मित्र। हिंदी है हमारी मातृभाषा, हिंदी है हमारी मातृभाषा, नहीं रखो किसी अन्य भाषाओं से आशा, नहीं रखो किसी अन्य भाषाओं से आशा। भारत में तो हिंदी की सदियों से रीत है, भारत में तो हिंदी की सदियों से रीत है, बन जाते हैं इसी से सभी मधुर मधुर गीत है।
की पहचान है। गर्व से कहो मित्रों, हमें हिंदी पर अभिमान है। गर्व से कहो मित्रों, हमें हिंदी पर अभिमान है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी बोलती आ रही है हिंदी को, जब पीढ़ी दर पीढ़ी बोलती आ रही है हिंदी को, क्यों शर्माते आज कुछ लोग इसे कहने को, क्यों शर्माते आज कुछ लोग इसे कहने को। हिंदी है जान हमारी, हिंदी है शान हमारी, हिंदी हमारा अभिमान है, करना हमें इसका सदैव ही सम्मान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्य हो वर्षा रानी, मृत प्राणियों को देती, मृत प्राणियों को देती। जग में तुम खुशहाली लाती, जग में तुम खुशहाली लाती, तपते जग में शीतलता, तपते जग में शीतलता आए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं 8वीं कक्षा की मृगांशी आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। वर्षा आई, वर्षा आई, वर्षा आई, वर्षा आई, साथ अपने खुशियाँ ला, साथ अपने खुशियाँ ला। सारे जग में हरियाली छाई, सारे जग में हरियाली छाई, आई आई वर्षा आई, आई आई वर्षा आई। खेतों में जब फसल लहराए, खेतों में जब फसल लहराए, किसान तब झूमे नाचे और गाए, किसान तब झूमे नाचे और गाए। मोर नाचे कोयल गाए, मोर नाचे कोयल गाए, मेंढक भी देखो खूब डराए, मेंढक भी देखो खूब डराए। वर्षा जब आती है, वर्षा जब आती है, ढेरों खुशियाँ लाती है। वर्षा के आने से ही तो, वर्षा के आने से ही तो खेती हो पाती है, वर्षा के आने से ही तो खेती हो पाती है। वर्षा है ऋतुओं की रानी, वर्षा है ऋतुओं की रानी, चारों ओर बरसा है पानी ही पानी, चारों ओर बरसा है पानी ही पानी। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, वर्षा की बूंदें जब धरा को तर-बतर कर जाती है, वर्षा की बूंदें जब धरा को तर-बतर कर जाती है, सौंधी सौंधी महक माटी की, सौंधी सौंधी महक माटी की, सबके मन को भाती है, सबके मन को भाती है। धन्यवाद। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी श्लोक के साथ मेरा आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं 9वीं कक्षा से माना कंवर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षक तुझे प्रणाम। जीवन में जो राह दिखाए, जीवन में जो राह दिखाए, मनचाही मंजिल पाना सिखाए। बिना किसी रिश्ते के भी वो, बिना किसी रिश्ते के भी वो अपनों से ज़्यादा चाहे, बिना किसी रिश्ते के भी वो अपनों से ज़्यादा चाहे। अज्ञानता के काले बादल हटाकर बच्चों में ज्ञान की रोशनी फैलाता है, अज्ञानता के काले बादल हटाकर बच्चों में ज्ञान की रोशनी फैलाता है। बिना कभी डांट कर तो कभी प्यार से हमें गिरकर उठना सिखाता है, कभी डांट कर तो कभी प्यार से हमें गिरकर उठना सिखाता है। सूरज की तरह तपकर हमें, खुद सूरज की तरह तपकर हमें तारे समान चमकने योग्य बनाता है। तभी तो ऐ शिक्षक तू, तभी तो ऐ शिक्षक तू सभी से महान कहलाता है। अंत में मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगी, विद्या से बड़ा कोई ताक नहीं और गुरु से बड़ा कोई डर नहीं। धन्यवाद। सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं जली हुई राख नहीं अमर दीप हूँ, मैं जली हुई राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं 9वीं कक्षा की धान्या को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहूंगा। जंग में जब भी तुम्हारा बलिदान होगा, जंग में जब भी तुम्हारा बलिदान होगा, इतिहास के पन्नों पर तुम्हारा नाम होगा, इतिहास के पन्नों पर तुम्हारा नाम होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आप सभी को सादर नमस्कार। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा धान्या आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माँ के शहीद जवान। घर आंगन अपना छोड़ के वे, घर आंगन अपना छोड़ के वे सीमा पर जाने वाले थे, सीमा पर जाने वाले थे। आज एक माँ के राज दुलारे दूजी माँ के रखवाले थे, दूजी माँ के रखवाले थे। बुझा था जिस घर के आंगन का चिराग, बुझा था जिस घर के आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई थी, उस घर की दीवारें भी रोई थी। खोया था जिन माँ
ना जाने वो माएँ कैसी सोई थी, ना जाने वो माएँ कैसी सोई थी। भारत माँ के बेटे थे, भारत माँ के बेटे थे, वे भूखे नहीं थे किसी सम्मान के, भूखे नहीं थे किसी सम्मान के। मौत न जाने कहाँ से आ रही थी, मौत न जाने कहाँ से आ रही थी। वे तैयार थे सड़क पे सीना ताने, वे तैयार थे सड़क पे सीना ताने। जिंदगी के जो हंसते हंसते सह गए थे हर गम, अरे जिंदगी के जो हंसते हंसते सह गए थे हर गम। आओ मिलकर हम सब करें उन महान शहीदों को नमन, आओ मिलकर हम सब करें उन महान शहीदों को नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भी मेरा ही ख्याल रखते हैं, ख्यालों में भी मेरा ही ख्याल रखते हैं। मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं, मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं। पापा मीना दिल अपने पास और धड़कन मेरी मुस्कान में रखते हैं, दिल अपने पास और धड़कन मेरी मुस्कान में रखते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आप सभी को सादर नमस्कार। मैं 9वीं कक्षा की शहरी आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पिता। पापा हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर चुकाते हैं। पापा हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर चुकाते हैं। बच्चे की एक खुशी के लिए अपने सुख भूल ही जाते हैं, बच्चे की एक खुशी के लिए अपने सुख भूल ही जाते हैं। फिर क्यों ऐसे पापा के लिए बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते, फिर क्यों ऐसे पापा के लिए बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे सच्चे पापा को भी पापा कहने में हिचकिचाते, ऐसे सच्चे पापा को भी पापा कहने में हिचकिचाते। जिससे सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखाया है, जिससे सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखाया है। हाथ जोड़कर नमन ऐसे पिता को, जिसने हर पल साथ निभाया है, जिसने हर पल साथ निभाया है। खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी। मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी, मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी। बहुत कर लिया आपने, अब बारी मेरी है, बहुत कर लिया आपने, अब बारी मेरी है। आपका सर ऊंचा कर आपके सपने को पूरा करने की मैंने ठानी है, आपका सर ऊंचा कर आपके सपने को पूरा करने की मैंने ठानी है। अंत में मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी, मुश्किल राहों में भी आसान सा सफर लगता है, मुश्किल राहों में भी आसान सा सफर लगता है। ये और कुछ नहीं मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है, ये और कुछ नहीं मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। धन्यवाद। बचपन की यादें पुरानी, वो बचपन की यादें पुरानी, भूले नहीं हम रातें सुहानी, भूले नहीं हम रातें सुहानी। वो शरारत और मस्ती का दौर था, वो शरारत और मस्ती का दौर था। वो बचपन का मजा ही कुछ और था, वो बचपन का मजा ही कुछ और था। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं 10वीं कक्षा का छात्र जोगेंद्र शर्मा आपके सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बचपन। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था, जिसमें खुशियों का खजाना था, जिसमें खुशियों का खजाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था, ना शाम का ठिकाना था। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था। बचपना तो बीत गया, बचपना तो बीत गया, पर बचपन अभी भी याद है, पर बचपन अभी भी याद है। बाबा का चेहरा तो याद नहीं, बाबा का चेहरा तो याद नहीं, पर पापा के कंधे याद है, पर पापा के कंधे याद है। जब भी बचपन की यादें आती है, जब भी बचपन की यादें आती है, मन में फिर से उत्साह भर देती है, मन में फिर से उत्साह भर देती है। मेरा बचपन याद आए, मेरा बचपन याद आए, उन दिनों में जो भी किया हमने, उन दिनों में जो भी किया हमने। काश काश वो दिन फिर से लौट आए, काश वो दिन फिर से लौट आए। रोने की कोई वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था, रोने की कोई वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था।
मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी कविता ध्यानपूर्वक सुनी होगी। अंत में मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा, ना समझ होते हुए भी हम कितने सच्चे थे। अरे ना समझ होते हुए भी हम कितने सच्चे थे, और वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे, और वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। धन्यवाद। वो जमाना याद कर ले, शहीदों के मन में थी जो ज्वाला, शहीदों के मन में थी जो ज्वाला, वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, शहीदों के खून की धारा हम याद कर लें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं 7वीं कक्षा का धृतुल आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी। मान करो आज़ादी का, मान करो आज़ादी का, जिसको मुश्किल से पाया है, जिसको मुश्किल से पाया है, इसको पाने की खातिर तो, इसको पाने की खातिर तो वीरों ने खून बहाया है, वीरों ने खून बहाया है। वीरों के बलिदानों को, वीरों के बलिदानों को यूं ही व्यर्थ में ना गवाओ तो, यूं ही व्यर्थ में ना गवाओ तो। जात धर्म के नाम पर, जात धर्म के नाम पर देश को ना बंटवाओ तो, देश को ना बंटवाओ तो। इंसानियत ही जात हो सबकी, इंसानियत ही जात हो सबकी, मानवता ही धर्म हो, मानवता ही धर्म हो। मिलकर देश को आगे बढ़ाए, मिलकर देश को आगे बढ़ाए, यही हमारा कर्म हो, यही हमारा कर्म हो। वीरों ने देखा भारत का, वीरों ने देखा भारत का सपना, वो सजाए हम। आओ फिर भारत को मिलकर सोने की चिड़िया बनाए हम, सोने की चिड़िया बनाए हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महोदय, अतिथिगण एवं अन्य अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को नमस्कार। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा सेजल वर्मा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दोस्त। बचपन का वो साथ, बचपन का वो साथ, रात रात तक किया करते थे बात, रात रात तक किया करते थे बात। ऐ मेरे यार कहाँ चला गया तू, ऐ मेरे यार कहाँ चला गया तू, कहाँ ढूंढूं मैं तुझे दिन रात, कहाँ ढूंढूं मैं तुझे दिन रात। ऐसा क्या काम तुझे आया, ऐसा क्या काम तुझे आया, जो दोस्त के लिए समय ना निकाल पाया। इतना स्वार्थी क्यों हो गया तू, इतना स्वार्थी क्यों हो गया तू, जो अपने दोस्त को भुला गया, जो अपने दोस्त को भुला गया। बचपन में जो मेरे संग खेला करता था, जो बारिश में मेरे संग भीगा करता था, ना जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया, ना जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया, जो मेरे संग शरारतें किया करता था, जो मेरे संग शरारतें किया करता था। पहले मैं तुझसे हर बात बांट लिया करता, तेरे जाने के बाद अब खुद से ही बातें हूँ मैं करता, तेरे जाने के बाद अब खुद से ही बातें हूँ मैं करता। कभी मैं तुझसे कभी तू मुझसे नाराज हो जाता, कभी मैं तुझसे कभी तू मुझसे नाराज हो जाता। अब मुझे यह रूठना मनाना है याद आता, अब मुझे यह रूठना मनाना है याद आता। ऐ मेरे यार कहाँ चला गया तू, ऐ मेरे यार कहाँ चला गया तू, क्यों मुझसे इतना नाराज हो गया तू, क्यों मुझसे इतना नाराज हो गया तू। धन्यवाद। जल है जीवन जल, जल है जीवन जल, जल के बिना नहीं है कल, जल के बिना नहीं है कल। जल नहीं है धरती बनाई, जल नहीं है धरती बनाई, जल नहीं है सब मनुष्यों की प्यास बुझाई, जल नहीं है सब मनुष्यों की प्यास बुझाई। बारिश से मिलता है पानी, बारिश से मिलता है पानी, इसकी भी है एक अलग कहानी, इसकी भी है एक अलग कहानी। जल को है बचाना, जल को है बचाना, उससे अपनी प्यास को है बुझाना, उससे अपनी प्यास को है बुझाना। जल का नहीं है कोई रंग, जल का नहीं है कोई रंग, यही है इसका अनोखा ढंग, यही है इसका अनोखा ढंग। धन्यवाद। नाचे मोर पपीहा गाय, नाचे मोर पपीहा गाय, काले बादल जल भर लाए, सारे प्राणी है हर्षायन। बारिश का मौसम जब आए, गर्मी देखो कम हो जाए,
गर्मी देखो कम हो जाए। बच्चे नाचे नाव चलाए, बच्चे नाचे नाव चलाए, मन भर खूब पकौड़े खाए, मन भर खूब पकौड़े खाए। बारिश का मौसम जब आए, गर्मी देखो कम हो जाए। बारिश का मौसम जब आए, गर्मी देखो कम हो जाए, गर्मी देखो कम हो जाए। बच्चे नाचे नाव चलाए, बच्चे नाचे नाव चलाए, मन भर खूब पकौड़े खाए, मन भर खूब पकौड़े खाए। वो कहानी हूँ मैं जिसे अब तक ना समझे, वो कहानी हूँ मैं। मुझे बर्बाद मत करो, मुझे बर्बाद मत करो, हाँ पानी हूँ मैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। मैं छठी कक्षा की छात्रा लावण्या ठाकुर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है जल संरक्षण। मत करो मुझको बर्बाद, मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो याद। प्यासे ही रह जाओगे, प्यासे ही रह जाओगे, मेरे बिना ना जी पाओगे। कब तक बर्बादी का मेरा तुम तमाशा देखोगे। संकट आएगा जब तुम पर, तुम मेरे ही बारे में सोचोगे, तुम मेरे ही बारे में सोचोगे। जल ही है जीवन, इसे मत करो बर्बाद, इसे मत करो बर्बाद। धन्यवाद। की ममता माँ का प्यार झूठा है सारा संसार, माँ की ममता माँ का प्यार झूठा है सारा संसार। गोद उठाती लोरी गाती, पहले खाना हमें खिलाती। गोद उठाती लोरी गाती, पहले खाना हमें खिलाती। करती पल पल हमें दुलार, माँ की ममता माँ का प्यार। करती पल पल हमें दुलार, माँ की ममता माँ का प्यार। दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती। दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती। माँ की आंखों के तारे हम घर के राजा दुलारे हम। माँ की आंखों के तारे हम घर के राजा दुलारे हम। करती पल पल हमें प्यार, माँ की ममता माँ का प्यार। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, अन्य अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों व मित्रों, मैं नवीं कक्षा की अनन्या आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तितली रानी। तितली रानी बड़ी सयानी, तितली रानी बड़ी सयानी रंग बिरंगी होती है, पर जैसे ही कोई उसे छूने की कोशिश करे, पलक झपकते ही उड़ जाती है, पलक झपकते ही उड़ जाती है। तितली रानी बड़ी सयानी फूलों का रस पीती है। तितली रानी बड़ी सयानी फूलों का रस पीती है, पर ना जाने क्यों हर पल सहमी सहमी सी रहती है, सहमी सहमी सी रहती है। तितली रानी बड़ी सयानी फूलों के आसपास मंडराती है। तितली रानी बड़ी सयानी फूलों के आसपास मंडराती है, पर जब कोई उन्हीं फूलों को तोड़ता है ना, तो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। तितली रानी बड़ी सयानी सभी मनुष्यों को लुभाती है। तितली रानी बड़ी सयानी सभी मनुष्यों को लुभाती है। यदि कोई दुखी भी हो तो उसे भी खुशी प्रदान कराती है, उसे भी खुशी प्रदान कराती है। अंत में मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी, यदि खुद का जीवन बचाना है तो, यदि खुद का जीवन बचाना है तो इस प्रकृति को बचाना सीखो। इस प्रकृति में रहने वाले हर एक जीव जंतु को बचाना सीखो, हर एक जीव जंतु को बचाना सीखो। धन्यवाद। पिता जागीर है, पिता जागीर है। पिता एक उम्मीद है, एक आस है। पिता एक उम्मीद है, एक आस है। परिवार की हिम्मत है और विश्वास है। परिवार की हिम्मत है और विश्वास है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा दिव्या आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पिता। जो मुझे कंधे पर बिठाते, जो मुझे कंधे पर बिठाते, जो मुझे हाथों से खाना खिलाते, जो मुझे हाथों से खाना खिलाते, जो मुझे सिखाते कविता, जो मुझे सिखाते कविता, वो है मेरे पिता, वो है मेरे पिता। वो खुद दुख लेते हैं,
वो खुद दुख लेते हैं, वो मुझे सुख देते हैं, वो मुझे सुख देते हैं। वो मुझे कभी नहीं रुलाते हैं, वो मुझे कभी नहीं रुलाते हैं। वो तो मुझे हमेशा हंसाते हैं, वो तो मुझे हमेशा हंसाते हैं। मैं हूँ किस्मत वाली, मैं हूँ किस्मत वाली, क्योंकि मेरे पास है पिता, क्योंकि मेरे पास है पिता। पर कुछ बेटियां हैं बेचारी, पर कुछ बेटियां हैं बेचारी, जिनके पास नहीं है पिता, जिनके पास नहीं है पिता। याद आती है आपकी जब आप कहीं जाते हो, याद आती है आपकी जब आप कहीं जाते हो। खुशी आती है जब आप वापस आते हो, खुशी आती है जब आप वापस आते हो। आप अपने दुख छुपाते हो, आप अपने दुख छुपाते हो, चेहरे पर हंसी दिखाते हो, चेहरे पर हंसी दिखाते हो। मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, पूरी रात नहीं सोती हूँ, पूरी रात नहीं सोती हूँ। बस तब जब आप बीमार होते हो, बस तब जब आप बीमार होते हो। पर आप तो मेरे लिए हर रात नहीं सोते हो, पर आप तो मेरे लिए हर रात नहीं सोते हो। मेरी कविता को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अंत में मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी रब से एक गुजारिश है कि मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है कि रहे जीवन भर खुश मेरे पापा, रहे जीवन भर खुश मेरे पापा। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। धन्यवाद। कमजोर हो जाता है, पिंजरे में पंछी कमजोर हो जाता है। एक बार बाहर निकालो तो आसमान छू जाता है, एक बार बाहर निकालो तो आसमान छू जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं 8वीं कक्षा की इशिता आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कहाँ गए पक्षी। बहुत अधिक नहीं, बस कुछ साल पहले तक छोटे बड़े अनेक पक्षी अक्सर ही दिख जाते थे, छोटे बड़े अनेक पक्षी अक्सर ही दिख जाते थे। इधर उधर घूमते हुए जाने क्या खाते थे, इधर उधर घूमते हुए जाने क्या खाते थे। इनमें से कुछ पेड़ों पर रहते थे, इनमें से कुछ पेड़ों पर रहते थे, और कुछ दूर कहीं से आते थे, और कुछ दूर कहीं से आते थे। कोयल की कूक तो क्या, कोयल की कूक तो क्या, कौवे की कर्कश ध्वनि के लिए भी कान तरसते हैं, कौवे की कर्कश ध्वनि के लिए भी कान तरसते हैं। जब जब बादल बरसते हैं तब तब सूने पेड़ इंतजार करते हैं, जब जब बादल बरसते हैं तब तब सूने पेड़ इंतजार करते हैं। लेकिन पक्षी लौट कर नहीं आते, लेकिन पक्षी लौट कर नहीं आते। नए कमरों में अब चीज़ें, नए कमरों में अब चीज़ें, पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। पर पक्षियों की आवाज़ आजकल क्यों नहीं गूंजती, पक्षियों की आवाज़ आजकल क्यों नहीं गूंजती। कहाँ गए पक्षी हूँ मैं यही पूछती, कहाँ गए पक्षी हूँ मैं यही पूछती। आशा करती हूँ कि आपने मेरी कविता ध्यानपूर्वक सुनी होगी। अंत में मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि चलो इंसान से फरिश्ते बन जाएं, चलो इंसान से फरिश्ते बन जाएं, बेजुबान पक्षियों को बचाएं, बेजुबान पक्षियों को बचाएं। धन्यवाद। बोली बदले पग पग पर जहाँ बोली बदले, बदले वेशभूषा, बदले वेशभूषा। पकवानों की तो बात अलग है, पकवानों की तो बात अलग है, त्योहार भी है न्यारा, ऐसा है भारत हमारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं 9वीं कक्षा की आर्या आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत देश। मेरी मातृभूमि मेरा जन्मस्थल, मेरी मातृभूमि मेरा जन्मस्थल, मेरा भारत देश है, मेरा भारत देश है। और इसी देश में अनेकों प्रदेश है, और इसी देश में अनेकों प्रदेश है। इस देश की संस्कृति यहाँ की आन बान और शान है, इस देश की संस्कृति यहाँ की आन बान और शान है। अनेकता में एकता यहाँ की पहचान है, अनेकता में एकता यहाँ की पहचान है। अलग अलग है बोली भाषा, अलग अलग है बोली भाषा, अलग है परंपराएं, अलग है परंपराएं। सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और सुनते हैं क्रांतिकारियों की गाथाएं,
और सुनते हैं क्रांतिकारियों की गाथाएं। मेरे भारत की भूमि पर अनेक लोग इस देश के लिए हुए हैं शहीद। मेरे भारत की भूमि पर अनेक लोग इस देश के लिए हुए हैं शहीद। अनेकों ने अपने घर परिवार त्याग दिए, अनेकों ने अपने घर परिवार त्याग दिए, क्योंकि उन्हें देश के तिरंगे की बचानी थी शान, क्योंकि उन्हें देश के तिरंगे की बचानी थी शान। इसलिए तो उन्होंने कुर्बान की थी अपनी जान, इसलिए तो उन्होंने कुर्बान की थी अपनी जान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमरान और आर्या महन, मैं तन्मय वर्मा और मैं वैदेही शर्मा। बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे, बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी 8वीं कक्षा के यशस को कि वे आए और बचपन के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करें। जो हमने सपने बोए थे, जो हमने सपने बोए थे पेड़ों की ठंडी छांव में, जो हमने सपने बोए थे पेड़ों की ठंडी छांव में, कुछ पनघट पर ही छूट गए थे कुछ कागज की नाव में, कुछ पनघट पर ही छूट गए थे कुछ कागज की नाव में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं 8वीं कक्षा के यशस आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बचपन। सबसे अलग है दोस्तों बचपन का जमाना, सबसे अलग है दोस्तों बचपन का जमाना। खेलना और कूदना और बारिश में नहाना, खेलना और कूदना और बारिश में नहाना। गुदगुदी करके एक दूसरे को हंसाना, गुदगुदी करके एक दूसरे को हंसाना। लगती बारिश में कागज की नाव बहाना, लगती बारिश में कागज की नाव बहाना। पापा की डांट सुनकर मम्मी के पास आंसू बहाना, पापा की डांट सुनकर मम्मी के पास आंसू बहाना। फिर कर देता है खुश हमें उनका पकवान खिलाना, फिर कर देता है खुश हमें उनका पकवान खिलाना। पापा का छोटी सी उम्र में बड़े सपने दिखाना, पापा का छोटी सी उम्र में बड़े सपने दिखाना। माँ का उन सपनों को पूरा करने में साहस बढ़ाना, माँ का उन सपनों को पूरा करने में साहस बढ़ाना। चोट लगने पर माँ बाप का मलहम लगाना, चोट लगने पर माँ बाप का मलहम लगाना। रोज सुबह बस्ता लेकर स्कूल जाना, रोज सुबह बस्ता लेकर स्कूल जाना। स्कूल में अध्यापक का हमें प्यार पूर्वक पढ़ाना, स्कूल में अध्यापक का हमें प्यार पूर्वक पढ़ाना। स्कूल से खुशी खुशी घर आना, स्कूल से खुशी खुशी घर आना। सबसे अलग था वो बचपन का जमाना, सबसे अलग था वो बचपन का जमाना। आशा करता हूँ आप सभी ने मेरी कविता ध्यानपूर्वक सुनी होगी। अंत में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ना समझ होते हुए भी हम कितने सच्चे थे, ना समझ होते हुए भी हम कितने सच्चे थे। वे भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे, वे भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। धन्यवाद। अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और आपके स्टाफ के सभी सदस्य, यहाँ पे उपस्थित कवि जो भविष्य में अभी न जाने क्या क्या बनने जा रहेंगे, उन सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सभी का, क्योंकि आप वो पौध हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपका भविष्य में आप क्या बनने वाले हैं। हो सकता है कि हम इस वक्त भविष्य के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी प्रोफेसर, किसी इतिहासवेता, किसी साहित्यकार से बात कर रहे हैं, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। दोहावली प्रस्तुत की, कालजयी रचनाएं, ऐसे दोहे कोई भी कालखंड हो ये समसामयिक लगते हैं। एक दोहा मैं भी कहना चाहूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। अब ये किसने कहा है? ये प्रख्यात जो गीतकार हैं गोपाल दास नीरज जी, उनके शब्द हैं, उनका दोहा है। तो वे कहना क्या चाह रहे हैं और ये क्या बतलाना चाह रहे हैं? देखा जाए तो उसमें एक जिम्मेवारी का एहसास होता है कि
रचनाकार, एक सर्जक की क्या जिम्मेवारियां हैं, उसे निरंतर समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाना है, बिना रुके बिना थके, उसे निरंतर अपना कार्य करना है। लेकिन अभी प्रधानाचार्य जी से भी बात हो रही थी कि ये कवि क्या ईश्वर प्रदत्त है या कोई ऐसी प्रकृति से उत्पन्न कोई प्रतिभा है कि जिसका हमें बार बार अभ्यास करना है। क्योंकि कुछ पश्चिम के विचारक हैं, उनका भी मानना है कि 10% तो कवि जो है प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन 90% उसके अभ्यास से, उसके परिश्रम से वे कवि बनता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आना चाहिए कि ये क्या पैरामीटर है, कैसे तय करेंगे कि इसके अंदर 10% कवि है। और अगर आपने मान लिया कि हाँ जी इसके अंदर 10% जो है ये कवि है, तो वो 90% अभ्यास हो रहा है, वो परिश्रम हो रहा है, ये कैसे सिद्ध किया जाए? ऐसा नहीं है कि इन सवालों के जवाब नहीं है, इन सवालों के भी जवाब हैं। लेकिन जब भी आप किसी दोहे को पढ़ें, किसी कविता को पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें। मैंने भी फिलहाल पढ़ा आपके पास कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। अब इसकी दूसरी पंक्ति को पढ़नी है, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। होना से कैसे? ये एक अवधारणा है कि कवि बनते नहीं, कवि होते हैं। ये चीज अंदर से है। अब उसको जैसा माहौल मिलेगा, जैसा एक पौधे के लिए उसके अनुरूप जब माहौल मिलता है तो खिलकर अपने असली रूप में आता है, इसी प्रकार से कवि भी है। तो ये कवियों को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है कि कवि होना सौभाग्य? वैसे तो ज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं, आप स्कूल के छात्र हैं, संगीत के यहाँ आपके कितने बेहतरीन अध्यापक हैं, संगीत वाले हैं, कुछ शिल्प के तो चलो यहाँ नहीं है, गणित के अध्यापक हैं, विज्ञान दर्शन स्कूलों में नहीं होता है, चिकित्सा लेखन आदि अनेक क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? अब एक शब्द को ध्यान देना, यहाँ पे कर्म प्रधान, एक होता है कर्म, एक होता है कर्ता, लेकिन यहाँ कर्म प्रधान है। कर्म कैसे प्रधान है? जो गणित पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो गणितज्ञ कहलाते हैं। ये संगीत करते हैं, ये संगीतज्ञ कहलाते हैं। और इसी प्रकार से वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक बनते हैं, जो आप लोग बनेंगे भविष्य में, चिकित्सक बनेंगे। लेकिन आप इस सारी धारणा को समझिए तो उसका मूल क्या है? वे है ज्ञान। ये लोग इस विषय को जानते हैं, इसमें इनकी महारत है, तो इसके मूल जो प्रधान है, मौलिक है, वो क्या है? ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान को जो प्राप्ति करता है, जो करता है, वो क्या कहलाता है? इसी ज्ञान से उसको भी संबोधित किया जाता है, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, ठीक है। लेकिन एक शब्द है कवि। अब ध्यान दीजिए, कवि शब्द से बनता है कविता, कवि से बनता है काव्य। लेकिन वो व्यक्ति है, वो कर्म नहीं है, वो करता है। वो आप में से भी हम देखेंगे, पता नहीं कितने कवि हैं। देखो अब यहां पर क्या है कि कर्ता प्रधान है, वो मौलिक है। कवि से बना कविता, ठीक है, और कवि से बना काव्य। अब यहां पर क्या है कि अगर आप सोचें कि कविता विषय है, जैसे हमने विज्ञान की बात की, संगीत की बात की, गणित की बात की, तो अगर वो भी विषय होता तो क्या बनता? कविता से कवितज्ञ, काव्य से काव्यज्ञ। लेकिन ऐसा नहीं है। पोइट से ही पोइट्री बनती है, शायर से शायरी बनती है। लेकिन फिलॉसफी की बात, साइंस की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, क्या बनेंगे? फिलोसोफर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। ये मूल अंतर है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्म प्रधान नहीं है, कर्ता प्रधान है। और कर्ता प्रधान है तो इसीलिए उसे बोला है कि कवि होना सौभाग्य है। और ये हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कवि बनाए नहीं जाते।
आप पुस्तकालय में पढ़ लीजिए जितनी मर्जी किताबें, जरूरी नहीं आप कभी मिल जाएगी। वो अंदर से आता है, वो ईश्वर की एक देन है। इसलिए कहते हैं कि अगर मानव होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य है। तो अब प्रश्न है कि कविता है क्या? इसका इतना महिमा मंडन कर दिया तो कविता है क्या? तो जो कवि सृजित करता है, जो वो लिख रहा है, वे है कविता। उसका जो सृजन है उसे ही कविता कहेंगे, उसे ही काव्य कहेंगे। तो अब आप सोचिए, जो गणितज्ञ किसी सिद्धांत को आपके सामने रखता है उसे गणित कहेंगे? उसे गणित नहीं कहा जा सकता। या कोई दार्शनिक है, कोई उद्घाटन कर रहा है किसी चीज का, बता रहा है आपको, लेकिन उसको दर्शन नहीं कह सकते। लेकिन कवि जो सृजित करता है, जो सर्जन करता है, उसके अंदर जो गुण है वो कविता कहलाती है। इसीलिए कवि होना स्वाभाविक है। क्योंकि कवि इसीलिए क्योंकि वे मौलिक सर्जक है, और इसीलिए कवि को श्रेष्ठ भी कहा गया है। लेकिन आज आपके विद्यालय में पहली बार आए हैं और एक ऐसा सुअवसर आपके प्रधानाचार्य जी ने दिया है, तो मुझे ऐसी स्मरण हुआ डीएवी के बारे में कि भारतीय जो पुनर्जागरण के पुरोधा रहे हैं, प्रख्यात जो समाज सुधारक रहे हैं, वेदों के भाष्यकार, और भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति को जिन्होंने पुनर्स्थापित करने में योगदान दिया, उन स्वामी दयानंद जी का 200वां जन्म जयंती होगी और पूरे वर्ष विश्व भर में ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इसी कड़ी में जो है डीएवी कुमार सिंह द्वारा जो ये आयोजित है कार्यक्रम, ये विशेष महत्व रखता है। आपके स्कूल की जो नींव है वो है स्वामी दयानंद, और स्वामी दयानंद जी ने क्या दिया विश्व? शारीरिक सामाजिक उन्नति के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों के लिए और वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। उन्होंने दलितों को, वंचितों को, शोषितों के प्रति काम किया, और उन्होंने विशेष तौर पर नारी के सम्मान के लिए काम किया। उन्होंने सती प्रथा जैसी या बाल विवाह, बहुत सी कुरीतियां थी, उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाए। और अब आप अपने सौभाग्य समझिए कि वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आपने सुना होगा गुरुकुल शब्द। तो गुरुकुल चलाने की स्थापना, जो गुरुकुलों की स्थापना है, वो भी स्वामी दयानंद। लेकिन कालांतर में पैसेज ऑफ टाइम महात्मा हंस राज जी, जो मेरी जानकारी में है, उन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोले, तो ये है डीएवी। और आज तो ये विश्व भर में डीएवी की संस्थाएं हैं। तो डीएवी प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं वे पद्मश्री हैं पूनम सूरी जी। पूनम सूरी जी एक शिक्षाविद हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो है डीएवी इतना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और हम सबको तो ये प्रसन्नता की बात है कि डीएवी स्कूल द्वारा जो एक काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है, तो ये जो आपकी परंपरा है, जहां से ये विचार चला और आज इतना बड़ा संस्थान है, ये भी उसी के लिए समर्पित है। ये इस दृष्टि से भी समर्पित है कि बच्चों को जो है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी मंच मिलता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और आप अपनी भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। हमारे वेदों में, धर्म ग्रंथों में दो चीज को ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म, नाद। आप अभी दोहावली बोल रहे थे, जो आपके मुंह से शब्द निकल रहे थे, वे साक्षात ब्रह्म है, भगवान का सिमरन। और जो संगीत आपके संगीतज्ञ बना रहे थे, वो नाद जो है वो ब्रह्म रूप है। हम सभी कुमार सेन के यहाँ पर हमारी मान्यता क्या है कि हम इष्ट देव कोटेश्वर महादेव जी के लिए प्रति सभी समर्पित हैं। लेकिन आप कभी ध्यान देना कि देवता भी मंत्रों के अधीन है। जब तक ब्राह्मण कोई मंत्र नहीं बोलेंगे, कोई शब्द नहीं बोलेंगे, तब तक देवता कभी वो पूजा पद्धति जो कुछ भी है वो शुरू नहीं होता है। और इसका एक उदाहरण आप अभी हाल फिलहाल में भी देखना, एक पूजा होगी कचेरी, वहां देख सकते। दूसरा है नाद ब्रह्म,
जैसे इन्होंने संगीत बजाया, एक माहौल बदल गया, पूरा का पूरा यहाँ का वातावरण बदल गया। तो आपके देवी देवता भी एक कदम नहीं चल सकते जब तक नाद नहीं गूंजता। उस नाद के अनुसार आपके देवी देवता चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नाचते हैं। आप भी लेकिन ये इतनी समृद्ध यदि परंपराएं थी तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा इसकी तरफ से ध्यान भटक गया? वो इसलिए कि हमारी गुलामी की दास्तान भी बहुत लंबी है। हमें हमारे पास जो खास था उसके प्रति एक ऐसा भाव जगा दिया कि आपके पास विशेष कुछ नहीं है, और हमारे इसमें शर्म महसूस होने लगी। हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म, हम हिंदी में बात करने में शर्म करने शुरू, ठीक है, और हम अंग्रेजी के पीछे दौड़ते हैं, जबकि डीएवी की ये धारणा नहीं है, ठीक है, वो भाषा को भाषा की तरह, ठीक है, सभी भाषाओं का सम्मान है, और आदमी तो बहुभाषी होना चाहिए। आज के समय में मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए। आप ही बच्चों में से कुछ जर्मनी जाएंगे तो उनको जर्मन आनी चाहिए, उनको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। उसके भी कोर्सेज होते हैं, और भी कई आप कंट्रीज में उनकी अपनी भाषा है, लेकिन हमको ये चिपका दिया गया कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन अब नई शिक्षा नीति भी आ रही है, उसमें आपका जो लोकल डायलेक्ट है, जो आपकी स्थानीय भाषा है, उसे एक शब्द बोला जाता है, माँ बोली। माँ बोली क्या होती है? जब आप पैदा हुए, आप बच्चे थे, आपने अपनी माँ के मुंह से जो शब्द सुने, क्योंकि आपकी पहली गुरु तो आपकी माँ है, वो आपकी भाषा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी विद्वान हो, वो सिर्फ एक ही भाषा को सबसे पहले समझता है, जो उसकी माँ के मुंह से उसने सुनी। हम जानते हैं, हमने पहाड़ी सुनी है, हमने हिंदी सुनी है, मैं भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था। तो जब हम एग्जाम देते थे, क्वेश्चन को पढ़ते थे, उसको हिंदी में पहले अंदर अंदर करते थे, फिर उसको ट्रांसलेट करते, वो हमारे से होता नहीं, इसलिए नंबर थोड़े से कम आ जाते थे। तो आप देखो कि हकीकत वही है, सच्चाई वही है, हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी हो रहा है। आपका दिमाग चारों ओर सक्रिय है, एक्टिव है, आप इस लायक हैं कि आप उसी चीज को अपने पेरेंट्स को पहाड़ी भाषा में भी बता रहे हैं, इधर हिंदी में भी बता रहे हैं, उधर इंग्लिश में भी बता रहे हैं। लेकिन आज एक कवि सम्मेलन का ये कार्यक्रम है, मेरा आपसे ये सब कहने के पीछे एक आग्रह है प्रधानाचार्य जी चौपाल से, और वहाँ से काफ़ी शिक्षाविद हुए हैं। हमारे गुरुदेव डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा चौपाल से हैं, और जो हमारे कुलपति हैं मंडी के क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, वे भी वहीं से संबंध रखते हैं चौपाल से, डीडी शर्मा जी, देवदत्त शर्मा जी। और इन लोगों ने काफ़ी कदम बढ़ाए हैं विश्वविद्यालय, वहाँ पे आपकी भाषाओं को सुरक्षित करने के लिए कोशिश चलाई। महास्वी हमारी भाषा, हम यहाँ कुमारसंड में रहते हैं, पहाड़ी हम बोलते हैं, लेकिन हम महासू अंचल के अंदर आते हैं तो महास्वी हमारी भाषा, उसमें सबसे कम लिखा गया, सबसे कम आप बोलते तो हैं, लेकिन आप उसको लिखिए, आप परेशान हो जाएंगे कि बोलना कितना आसान है, लिखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसका कोई व्याकरण नहीं है। तो उसका व्याकरण क्या था? क्या फिर लिपि नहीं थी? लिपि थी, कंकरी लिपि, पाबुची, बहुत सी लिपि। ये जब आप थोड़ा थोड़ा अपने गांव की तरफ घूमना शुरू करेंगे, आपके इधर पड़ोस में गांव है पाउची, वो ब्राह्मणों की बस्ती है। तो मैंने बड़ा जोर डाला कि भाई ऐसा, क्योंकि जब भी हम अपनी भाषा अकादमी में थे तो वहाँ की कुछ पांडुलिपियों की बात होती थी कि उनके पास कुछ पांडुलिपियां, तो मैंने उनसे संपर्क किया, बोले ये हम नहीं दिखा सकते। पांडुलिपि होती क्या? एक दस्तावेज है, उस समय का लिखा हुआ है, आज उसकी डिकोड आप नहीं कर रहे हो तो आपको किस काम का? कुछ टाइम बाद कागज की भी उम्र है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये पाबुची है क्या? ये पाउची पाबूजी से जुड़ा। पाबूजी लोग सिरमौर में होते हैं, वहाँ के ब्राह्मण हैं जो कभी रियासती काल में यहाँ आए होंगे, इनको ये जगह दे दी, इसलिए इस जगह का नाम भी पाउची हो गया। और आज जिन दस्तावेजों की बात होती है, पांडुलिपियों की बात होती है, वो पाबूची है। वैसी हमारे यहाँ टांकरी लिपि है। आपके जो पुराने कोई जिसको मोरे बोलते हैं, आपके गाँव में बड़े बड़े चट्टाने हैं,
तो उनको बोलते हैं कि मुआने आए थे, उन्होंने बनाया। कौन है मुआ? पूर्ववर्ती आर्य, आर्यों से भी जो पहले थे वो थे मुआ। तो उन्होंने उसमें कुछ लिखा है, लेकिन आप उसको डिकोड कर सकते हो? नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब इन चीजों को सीखेंगे। तो अब सरकार तक ये बात गई है, इसलिए उन्होंने पहाड़ी को भी प्रोत्साहित किया है, इन चीजों को सिखाने की कोशिश की है। और जैसे आप लोगों का ये शौक बढ़ेगा और सरकार के समक्ष आप इस बात को रखेंगे, तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत आपको बहुत सारी चीजें भी सिखाने का प्रयास रहेगा। इसलिए आज कवि गोष्ठी है, तो मेरा तो यही कहना है आपको कि अपने अंदर का जो कवि है, जो आपका मन करता है, उसको एक बारी गुनगुनाइए, उसको लिख लीजिए। हंसेंगे लोग, बोलेंगे ये क्या लिख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें सुधार हो सकता है, उसको बदला जा सकता है, शब्दों को बदला जा सकता है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप कुछ गोष्ठियों में जाएंगे और वहां अपनी अपनी बात रखेंगे। और मैं दावे से कह सकता हूँ, आप लोगों के अंदर जो है वो शायद उन लोगों के अंदर नहीं है जो मंचों पे जा रहे हैं। लेकिन आपके पास मंच नहीं है, उनके पास मंच बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप खुद से जिसका सृजन कर सकते हैं, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। लेकिन उसमें शर्म हटा दीजिए। आपको पहाड़ी में लिखना आता है, पहाड़ी में लिखिए। हिंदी में लिखना आता है, हिंदी में लिखिए। इंग्लिश में लिखना आता है, इंग्लिश। और इंग्लिश के लिखने का एक लाभ आपको जरूर बता देते हैं। सबसे ज्यादा इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ा जाता है आज के समय। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं पढ़ा जाता, आपकी भाषा में नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें संभावनाएं बढ़ जाती है और ये आपको एक अलग पहचान देता है। तो आज के इस कार्यक्रम की मैं तो आपके सफल आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं प्रधानाचार्य महोदय की ये कुमारसैन क्षेत्र में डीएवी जो है शिक्षा जगत में अपना एक नाम स्थापित करके डीएवी का नाम सभी रोशन करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और आज आप लोगों ने मुझे बुलाया अतिथि के रूप में, और इस आयोजन के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।